बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, आप सभी को दिवाली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये नया साल आपके लिए उमंगों भरा रहे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। पिछले वीडियो में हमने भारत में नगरीकरण और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। छात्रों, आज हम भारत की जनसंख्या वृद्धि और अधिक वृद्धि के मुख्य कारण और जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति भारत में रही है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में एक सामान्य परिचय के रूप में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र और समय में निवास करने वाले मानव की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि जनसंख्या हम किसे कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के माध्यम से होता है। ठीक है, आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित तरीके से सबसे पहली जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। 1790 में सबसे पहले दशकीय जनगणना का कार्य अमेरिका में हुआ। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी निरंतर जारी है। ठीक है, तो सबसे पहली जनगणना हम बताएंगे 1872 में और नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना हो रही है वो 1881 से शुरू हुई, जो आज तक जारी है। भारत में 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही और इसी वजह से 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिछले दशक की तुलना में इस दशक में जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वो कम रही। भारत में वर्ष 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन सी है, या जो आने वाली जनगणना है वो उसका क्रम कौन सा है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जनगणना आर्थिक गतिविधि, साक्षरता, शिक्षा, आवास और घरेलू सुख सुविधाओं, शहरीकरण, जन्म और मृत्यु दर, अनुसूचित जाति जनजाति, भाषा, धर्म, पलायन, विकलांगता और अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और जनांकीकी संबंधी आंकड़ों के बारे में सांख्यिकी एकत्रित करने का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फील्ड अधिकारी होते हैं और इनके प्रधान जनगणना कार्य निदेशक होते हैं, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जनगणना का कार्य करवाते हैं। ये जनसंख्या और जनगणना की कुछ सामान्य बातें हैं जिनके बारे में हम देख रहे हैं। 2011 का जनगणना कार्य 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में आवास के बारे में जानकारी एकत्रित की गई, जिसमें मकानों के इस्तेमाल, लोगों को उपलब्ध सुविधाएं, संपत्ति के बारे में जानकारियां ली गई। दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती का काम देश भर में किया गया। इसे जनसंख्या गणना नाम दिया गया। किसी भी देश के उत्पादक संसाधनों में जनसंख्या का महत्व अधिक होता है। हम जनसंख्या का अध्ययन क्यों करते हैं, यह जनगणना कार्य क्यों करवाया जाता है, तो ये कुछ बातें आपको समझनी है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और देश की औद्योगिक व्यापारिक उन्नति वहाँ पाई जाने वाली जनसंख्या के वितरण, उसके घनत्व, वहाँ के लोगों के स्वभाव और उनकी क्षमता पर निर्भर करता है और इसी वजह से जनसंख्या के अध्ययन का महत्व है।
तो कभी आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, तो ये आपको बताना है। विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल भारत का मात्र 2.42% है, जबकि यहाँ जनसंख्या विश्व की 17.4% निवास करती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में भूमि की तुलना में जनसंख्या का दबाव अधिक है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.05 करोड़ थी और प्रतिवर्ष 1.6 करोड़ के लगभग बढ़ जाती है। भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की कुल जनसंख्या की योग से भी अधिक है। अफ्रीका से 2 गुनी है, ऑस्ट्रेलिया से 45 गुना है और रूस से 2.5 गुना अधिक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा देश है। चीन के बाद हम नंबर 2 है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हम चीन को भी पछाड़ दें और इसकी आशा नहीं करना बेहतर होगा। जनसंख्या की गणना के बारे में कुछ तथ्य मैं आपको बता दूं कि भारत में जनसंख्या संबंधी आंकड़े जनगणना द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। सबसे पहली 1872 में हुई थी। इसमें कई कमियां रह गई थी, इसमें तालमेल की कमी थी और देश के कई भागों के आंकड़े एकत्रित नहीं हो पाए थे। अतः इसे संपूर्ण जनगणना नहीं कहा जाता, लेकिन इससे भारत में एक अच्छी जनगणना की शुरुआत हुई और संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में हुई थी, जिसमें संपूर्ण भारत की जनसंख्या के आंकड़े पूरे तालमेल के साथ एकत्रित किए गए। इसके बाद हर 10 वर्ष बाद नियमित रूप से जनगणना होने लगी। 2011 से पहले 2001 में हुई थी और इसके बाद 21 में होगी। हमारे देश में जनगणना का इतिहास इस तरह से 100 वर्षों से भी ज़्यादा प्राचीन है, पुराना है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या के बारे में और किस तरह से जनसंख्या वृद्धि हुई, किस तरह से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। इन आंकड़ों को रटना नहीं, केवल समझना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर 1901 से लेकर 2011 के वर्ष हैं। यहाँ पर जनसंख्या लिखी हुई है और यहाँ पर 10 वर्षों की अवधि में जो अंतर आया है वो बताया है और लास्ट जो कॉलम है वो बताता है प्रति दशाब्दी वृद्धि की दर। आप ये देखेंगे जो मैंने 1921 और 1951 को हाईलाइट कर रखा है। 1951 और 21 ये 2 ऐसे वर्ष हैं। पहले हम 21 की बात करें तो 21 वर्ष में अर्थात 1921 में प्रतिशत वृद्धि दर -0.31% थी, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में कम और ऋणात्मक वृद्धि दर थी। और इसी वजह से ये वर्ष महान जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। कई तरह की बीमारियां, महामारी, अकाल और इन कारणों की वजह से मृत्यु दर बढ़ गई थी और इसी वजह से जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई। इसके बाद 1951 का वर्ष राजनीतिक अस्थिरता का दौर था और इस वजह से पिछले दशक की तुलना में वृद्धि दर कम रही। वृद्धि दर तो पॉजिटिव थी, अर्थात धनात्मक थी। जैसे 41 में आप देखेंगे 14.22% और 51 में वृद्धि की दर 13.31%। तो पिछले दशक की तुलना में वृद्धि दर कम हुई। इसके बाद आप देखेंगे वर्ष 1971, जो अब तक जितनी भी जनगणना के कार्य हुए हैं और जितनी भी वृद्धि दर हम देखते हैं उनमें 1971 में सर्वाधिक 24.80% वृद्धि दर रही। अर्थात 1901 से लेकर 11 तक के वर्षों में जो वृद्धि की दर है वो सर्वाधिक 1971 में थी और 1981 से फिर इसमें हल्की सी कमी आई 24.66%, फिर 91 में 23.86, 2001 में 21 और लास्ट 2011 में 17.70%। तो वर्ष 61 के बाद से पहली बार वृद्धि दर हमारी 2011 में कम हुई, अर्थात 17.70% रही। तो इन आंकड़ों को आपको इस तरीके से समझने का प्रयास करना है, इनको रटना नहीं है कि किस वर्ष कितनी वृद्धि हुई, किस वर्ष में कमी हुई। इन कुछ चीज़ों के बारे में हमें फोकस करना है। छात्रों,
मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं एक आध पॉइंट इसमें और बता के फिर इसको अगले पार्ट में ले लेता हूँ। वृद्धि की दर के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में जो वृद्धि हुई है उसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो युग है वो धीमी वृद्धि का युग है, और इसे हम 1871 से 1921 की अवधि में लेते हैं। ये समय ऐसा था जब जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों की अवधि में अलग अलग भागों में बीमारियों के कारण जन्म दर अपना प्रभाव नहीं दर्शा सकी और मृत्यु दर बढ़ गई। 1 से लेकर 1921 के दशक में उत्पादन बढ़ा, लेकिन कभी कभी महामारियों का प्रकोप रहा, प्लेग फैला, सूखा और अकाल की स्थिति आई और इस वजह से कई लोगों की जानें चली गई। और यही वजह रहा कि 1871 से 1921 की अवधि में जनसंख्या काफ़ी धीमी गति से बढ़ी। जो दूसरा युग आया था मध्यम युग, जिसे हम 1921 से 51 के वर्षों में 30 वर्षों की अवधि में देखते हैं, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगिक व्यापारिक कार्यों का समुचित विकास नहीं हो पाना और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, मृत्यु दर में गिरावट आ गई। इस वजह से पिछले युग की तुलना में थोड़ी बहुत वृद्धि बढ़ी, लेकिन फिर भी इतनी अधिक नहीं रही। 21 में 25.13 करोड़ जनसंख्या थी, जो बढ़कर 36.108 करोड़ 1951 में हो गई। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, मतलब 30 वर्षों में मात्र 10.9 करोड़ की वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि का जो सबसे तीव्र युग है वो है 1951 से 1971 का, और ये 20 वर्ष ऐसे हैं जिसमें जनसंख्या 36 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ पहुंच गई। इन 2 दशकों में 18.6 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, जो वर्तमान दशक अर्थात 91 से 2001 की वृद्धि के बराबर है। तीव्र औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, रहन सहन में सुधार, मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण रहे। ये वृद्धि वास्तव में प्राकृतिक वृद्धि है, इसे उत्पादकता आधारित वृद्धि कहा जा सकता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ये प्रवास के कारण नहीं बढ़ी, ये जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण बढ़ने वाली वृद्धि दर है। और सबसे जो तीव्र युग है, जिसे हम 1971 से 2011 की अवधि में बांटते हैं, ये 40 वर्ष तीव्र अति तीव्र वृद्धि को दर्शाते हैं, जिसमें जनसंख्या 54.81 करोड़ से बढ़कर 121.06 करोड़ तक पहुंच गई और कुल वृद्धि 66 करोड़ है, जो 1981 की जनसंख्या के लगभग बराबर है। 1901 से 61 के बीच 20 करोड़ लोग बढ़े थे, जबकि 91 से 2001 के दशक में 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो 1901 से 61 के बीच में कितने वर्ष हो गए? 60 वर्ष। 60 वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ी मात्र 20 करोड़ थी, और 91 से 2001 में केवल 10 वर्षों की अवधि में 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई, जो तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। और 2001 से 11 के 10 वर्षों की अवधि में कुल वृद्धि 18.36 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान दशक में वृद्धि की दर निश्चित रूप से घटी है, और ये वृद्धि की दर 2001 से 2011 के 10 वर्षों की अवधि में 17.7% थी, जो 1961 के बाद पहली बार कम हुई। जनसंख्या वृद्धि में जो तीव्र कारण इस युग में रहे हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। औसत आयु का 32 वर्षों से बढ़कर 67 वर्षों तक पहुंचना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, आधुनिक युग का जो वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ है उस वजह से हमारे औसत आयु में वृद्धि हो गई। साथ ही मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ गई। कुछ आंकड़े में बता देता हूँ। 91 में प्रति 1041, 61 के दशक में 23 प्रति 1000, 91 में 10.8 और 2001 में 8.7
प्रति हजार मृत्यु दर रही। तो धीरे धीरे मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आने की वजह से जन्म और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो बढ़ गया, जिससे जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। पिछले 60 वर्षों में जन्म दर में कमी आई। महामारियां जैसे मलेरिया, प्लेग, इन्फ्लुएंजा आदि पर नियंत्रण हो गया, जिससे मृत्यु दर में कमी आ गई। पेयजल की सुविधाओं में काफ़ी सुधार हुआ। जल प्रवाह की व्यवस्थाएं उत्तम हुई। अकाल, सूखा, बाढ़ पर नियंत्रण किया गया और कई तरह की पेयजल योजनाएं चलाई गई। रोगनाशक, कीटाणुनाशक आदि औषधियों का प्रयोग होने लगा। परिवहन के साधनों और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। कृषि, औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के कारण जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि हुई। तो इन सभी कारणों की वजह से इस युग में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो कुछ पॉइंट्स में इसमें आपको बता देता हूँ किस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि में स्थान और समय के अनुसार अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 1901 से 11 के 10 वर्षों में हमारे पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दिखाई दी। लेकिन 1911 से 21 के दशक में देश के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि 1921 के पूर्व कई राज्यों में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, अर्थात बढ़ने के बजाय कमी आई। 1901 से 11 के 10 वर्षों में जो वृद्धि की दर थी वो मात्र 5.75% थी। 11 से 21 में पहली बार ऋणात्मक वृद्धि हुई 0.31%, और इसी कारण 21 के वर्ष को हमने जनांकीय विभाजक वर्ष का नाम दिया। 41 की जनगणना में वृद्धि की दर 14.22% थी। 51 में ये घटकर 13.31% हो गई। इसीलिए 1951 भी जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना गया है। वर्ष 1971 की जनगणना में वृद्धि की दर 24.80% थी, जो अब तक की सर्वाधिक है, और इसके 10 वर्ष बाद 1981 में ये घटकर 24.66% हो गई। 81 से 91 में 23.87% जनसंख्या वृद्धि दर रही। इस अवधि में नागालैंड में वृद्धि दर सबसे अधिक 56.08, केरल में न्यूनतम 14.32% रही। देश में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहां जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक रही और दक्षिणी राज्यों में न्यूनतम। 91 से 2001 की अवधि में वृद्धि की दर 21.54% रही, और इस अवधि में सर्वाधिक वृद्धि दर नागालैंड में 64.54% थी, सबसे कम 9.4 केरल में। इस अवधि में दक्षिणी और पूर्वी तटीय राज्यों में वृद्धि दर 18% से भी कम रही, जबकि अत्यधिक वृद्धि वाले राज्य जिनमें 27% से अधिक वृद्धि दर रही, ऐसे राज्यों में सीमावर्ती राज्य जैसे राजस्थान, कश्मीर, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, बिहार और हरियाणा, ये कुछ राज्य ऐसे थे। 1 से 2011 में वृद्धि की दर 17.7% रही, जो 1961 के बाद के वर्षों में सबसे कम है। 2011 में, ये बात आप ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे, 2011 में नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि दर 0.6% अंकित की गई, जबकि यही नागालैंड पिछले 10 वर्षों से पूर्व की गणना में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य था। 2001 में उसकी वृद्धि दर थी 64.54, और उससे पहले भी ये पहले नंबर पर था। तो पहली बार 2011 में नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि दर अंकित हुई। अन्य सभी राज्यों में वृद्धि दर धनात्मक रही। केरल में सबसे कम 4.9% वृद्धि दर रही, और सबसे अधिक मेघालय में 27.9% दर्ज की गई। ये कुछ आंकड़े हैं जो कम और मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च वृद्धि वाले राज्यों को दर्शाते हैं। कम वृद्धि वाले भारत के जो राज्य हैं उनमें गोवा, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान आदि हैं, और यहाँ कम वृद्धि पर उच्च साक्षरता दर का प्रभाव दिखाई देता है। मध्यम वृद्धि वाले राज्यों में सिक्किम, हिमाचल, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा आदि हैं। उच्च मध्यम जिसमें 15 से 20% की वृद्धि वाले राज्यों में
तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, मणिपुर, उत्तरांचल, गुजरात आदि हैं। उच्च वृद्धि वाले राज्यों में 7 राज्य हैं, जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, कश्मीर, मिजोरम, दिल्ली आदि इसके अंतर्गत शामिल हैं। और सबसे अधिक उच्च वृद्धि वाले जो राज्य हैं उनमें बिहार, अरुणाचल, मेघालय आदि हैं। इनके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पांडिचेरी, दमन, दीव और दादरा नागर हवेली भी सम्मिलित हैं। इस 10 वर्षों की अवधि में लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गत दशक की तुलना में जनसंख्या वृद्धि में कमी अंकित की है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पांडिचेरी इसके अपवाद हैं। तो छात्रों, ये था हमारा जनसंख्या का सामान्य परिचय। जनसंख्या में वृद्धि, उसकी दर और वृद्धि की प्रवृत्ति, साथ ही समय और स्थान के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर हमने कुछ आंकड़ों पर बात की थी। अगली वीडियो में हम जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।